आवाज जा रही है? आवाज का क्या है, इशू है क्या आवाज में? आवाज है? अगर आप लोग को आवाज जा रही है तो आप बता दीजिए कि आवाज जा रही है भाई। चलिए तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा आवाज का इशू था इसलिए। देखिए आज हम शुरू करेंगे, फिर से मैंने आपको कहा कि चूंकि लुसेंट का जो है और घटना चक्र का, ठीक है, लुसेंट और घटना चक्र ये 2023 वाला है, देख लीजिए 2023 नया वाला घटना चक्र है ये। देखिए अगर आपको सफलता चाहिए खास करके प्रीलिम्स के लेवल पे, तो आपको घटना चक्र तो लगाना ही पड़ेगा और साथ में लुसेंट का जो है विस्तार से अध्ययन करके समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान नहीं आने वाले। क्वेश्चन का हर जो पैटर्न है कैसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो बिहार पुलिस का प्रश्न नाम का रह गया है। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बीपीएससी ने जिस प्रकार से अपने आप को चेंज करा है, दरोगा में प्रश्न पूछने के तरीके बदल गए हैं, तो बिहार पुलिस को भी एक मतलब आप समझ सकते हैं ना कि इसको भी चेंज करेगा ही, और क्वेश्चन के जो तरीके होंगे, क्वेश्चन पूछने के जो ढंग होंगे, उसमें लगभग 180 डिग्री का बदलाव होगा। तो आप तैयारी ऐसे करें ताकि कम से कम प्रीलिम्स ना छूटे आपका, ठीक है। बाद में जो है फिजिकल आप देख लीजिएगा, वो तो भाई आपके शारीरिक फिटनेस पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रीलिम्स लेवल पे। और हम आपको बता दें कि देखिए जो मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ ये अचूक है दरोगा के लिए भी और बिहार पीसीएस के लिए भी। सबको लुसेंट पे कमांड करना जरूरी है। और मैं इस बार जो अभी जो करवाऊंगा इसमें लुसेंट को और साथ में घटना चक्र को, जो खास करके उसका डिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है, पहले वाला जो पार्ट है, किसी भी सेगमेंट का किसी भी टॉपिक का जो पहले का पार्ट होता है ना लिखा हुआ, उसको मैं विस्तार से अभी कवर करूंगा। अभी जो मैं जिसमें जो थंबनेल लगाया था उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के भी टॉपिक टॉपिक दिए थे, लेकिन हमें नहीं लगता कि आज हड़प्पा सभ्यता हो पाएगा, क्योंकि पिछले कुछ ट्रेंड्स देखा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल से यानी कि पाषाण काल से बहुत ज़्यादा प्रश्न वो उठाते हैं, और जो प्रश्न उठाते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, फैक्चुअल प्रश्न नहीं उठाते वो। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना गवाते उसको शुरू करते हैं। और देखिए पहली बात तो आप इस सेगमेंट को शेयर कर दीजिए जितने भी दोस्त देख रहे हैं, और वही बात है यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा करोगे उतना बढ़िया रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कहने को तो मोटिवेशन मिलता है लेकिन कुछ और ही मिलता है, आप लोग समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले लुसेंट को मैं खत्म करूंगा, उसके बाद मैं घटना चक्र पे आऊंगा, ठीक है, और घटना चक्र का आज एक एक मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए आते हैं प्रागैतिहासिक काल पे। अब सब लुसेंट निकाल लीजिए, या नहीं भी निकालते कोई दिक्कत नहीं, आप इसको केवल ध्यान सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है यानी कि प्री हिस्टोरी, कहते हैं प्रागैतिहासिक काल का विभाजन आद्य ऐतिहासिक काल, हाँ आद्य ऐतिहासिक काल व इतिहास के 3 भागों में, हाँ क्या लिखा हुआ है, कहते हैं इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, ये 3 भागों में किया गया है। और प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास का मतलब क्या है, पहले तो थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको इतिहास का मतलब क्या है। इतिहास का मतलब वो नहीं जो मतलब प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं, घिसी पिटी वो चीज़ें कि बीती हुई घटनाओं को, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास का अध्ययन जो है वो हमारे प्राचीन घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अगर हम अध्ययन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इतिहास, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री, इतिहास। तो देखिए अब कहता है कि जो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तब वो है जिसमें लिखित विवरण हो और उसको पढ़ा जा सक रहा हो, और उसको पुरातत्व से कंपेयर करके जो नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा हो उसको हम कहते हैं इतिहास, ठीक है। तो हम इसको रखते कैसे हैं, तो प्राग इतिहास है जो
इसमें लिखित विवरण नहीं मिलता है, तो हमको प्राचीन काल से लेकर के लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक का काल जो है प्राग इतिहास में आता है। आद्य इतिहास में आता है लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के पूर्व तक। और जो है एक उसका नाम और भी है, गौमुद्री लिपि, बौस्ट्रफेंडम लिपि, और एक और उसको कहते हैं ये जी चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि। लिपि तो मिली, उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये आता है आद्य इतिहास में, आद्य इतिहासिक काल में आता है। दूसरा एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि वैदिक काल को हम किस में रखेंगे। तो ये वैदिक काल जो है, समझ गए, वैदिक काल को हम किस में रखेंगे। तो वैदिक काल में तो आप लोग को लगता है कि वेद की रचना हुई है, लेकिन वेद की रचना वैदिक काल में हुई है, लिखित रूप तो बाद में दिया गया, मौखिक परंपरा से वेद चल रहा है, ठीक है। तो उसको हम तो कोई साहित्य में रखेंगे नहीं उस तरीके से, इसको हम इसलिए वैदिक काल के जो अध्ययन है उसको भी हम आद्य इतिहास में ही रखते हैं, जिसका लिखित रूप तो बाद में दिया गया वेद। तो आगे आप देखते हैं कि जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल के बाद से जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जिसमें आप देखेंगे कि राजतरंगिणी वगैरह है, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं लिखे गए, उसको हम रखते हैं ऐतिहासिक काल, जिसमें हम कंपेयर और कंट्रास्ट करके पुरातत्व को साहित्य से कंपेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता क्योंकि दोनों को कवर करना है। अब आगे आते हैं तो कहता है कि आदि इतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, आदि ऐतिहासिक काल हो गया। अच्छा, मानव के विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है ना, इसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। अगर तक ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। जो मानव का जो क्या कहते हैं कि हम लोग जो वर्तमान मानव हैं, इसका जो विकास है, जिसको हम कहते हैं कि मानव के पूर्वज होमोसेपियंस हैं। याद रखिए कि मानव के जो पूर्वज हैं, जिसको हम कहते हैं, पहले रामापिथिकस आए, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, उसके बाद इरेक्टस आए, उसके बाद जो है निएंडरथल आए, उसके बाद क्रो मैग्नन आए, उसके बाद आए जो है रामापिथिकस, बाद में लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले की बात है, जो वर्तमान मानव के पूर्वज हैं। अब आइए आगे, तो कहते हैं कि ज्ञानी मानव है ना, जो इसको होमोसेपियंस कहते हैं। अच्छा, होमोसेपियंस सेपियंस दो नाम यहाँ पे आते हैं, एक जाति को दर्शाता है, दूसरा वंश को दर्शाता है। तो कौन किसको दर्शाता है आप कमेंट करेंगे अगर आप लोग इसको जानते हैं तो। आगे चलिए, कहता है कि हाँ, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, ये लूसेंट है भाई, इसलिए मैं इसको, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। लेकिन याद रखिएगा, आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हो गया, लेकिन आग का उपयोग किस काल में हुआ है, तो आग का उपयोग हुआ है नवपाषाण काल। इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न देखिएगा कि मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। हाँ, कुत्ते को पालतू बनाया। कहता कि मनुष्य में सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अनाज चावल था। यानी कि कृषि में जो पहली बार उपयोग किया गया था फसल, वो था गेहूं और जौ, लेकिन मानव जो है अपने लिए पहली बार जो फसल उपयोग किया था वो था चावल। आगे चलिए, कहता कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश और औजार स्फटिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालिक औजारों की खोज की। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरातत्व कलाकृतियों की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्यन क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण की खोज निकाले।
भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। कहता है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसको मृतकों का टीला कहते हैं। किसको? मोहनजोदड़ो। ठीक है। कहता है कि असम का भब्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणकालीन आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। कौन? तो ये है भीमबेटका। कहता भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो ये लूसेंट वाला काम हो गया। लेकिन अभी इससे खत्म नहीं हुआ। ये तो आप देख रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल का लूसेंट का पार्ट। अभी जो मेन पार्ट है वो बचा हुआ है किसका? तो घटना चक्र वाले। देखिए भाई, घटना चक्र हम ला नहीं सकते, लूसेंट को हम सामने रख नहीं सकते बोर्ड पर क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। तो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, समझा देते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ से ये लंबा चौड़ा चलेगा ये, क्योंकि इसमें और सारे चीज़ हम नहीं काम डिस्कस, जो काम का चाहिए उसी को हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये घटना चक्र वाला। अब है कि जिस काल, हाँ अब फिर तो ये है कि प्रागैतिहासिक काल समझ गए, आद्य ऐतिहासिक काल समझ गए और ऐतिहासिक काल समझ गए। तीनों को मैंने पहले समझा दिया है। देखिए अब इससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि किताब को जल्दी खत्म करना है। ठीक है, तो हाँ इतिहास समझ गए, इसको आगे बढ़िए। अब कहता है, देखो आगे कहता है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता, आहार संस्कृति और जोरवे संस्कृति आदि आता है। जबकि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के आसपास ऐतिहासिक काल में आता है। अब कहता है आगे कि सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालिक सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। यानी कि भारत में सबसे पहले पाषाणकालिक सभ्यता का आरंभ जो है 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और याद रखिए कि 1863 ईस्वी में एक भारत में ब्रिटिश व्यक्ति थे, मतलब ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पहली बार 1863 ईस्वी में मद्रास के अतिरंपक्कम से और पल्लवरम से जो है उन्होंने कुल्हाड़ी खोज निकाली, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला पुरातात्विक या प्राचीन जो है एक आप कह सकते हो कि प्राचीन एक औजार है। ठीक है, आगे ये तो हम करना कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? तो उपकरणों के आधार पर। एक है कि पूर्वपाषाण काल, जैसे क्रोड उपकरण। क्रोड उपकरण कौन कौन से उपकरण आते हैं? तो हस्तकुठार आते हैं, खंडक आते हैं, विदारणी आते हैं, जो पूर्वपाषाण काल यानी कि उच्च पाषाण काल में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मध्य पूर्वपाषाण काल में फलक वाले उपकरण आते हैं, चॉपर। एक है उच्च पूर्वपाषाण काल, मतलब एक निम्न पूर्वपाषाण काल, मध्य पूर्वपाषाण काल और उच्च पूर्वपाषाण काल, है ना। उच्च पूर्वपाषाण काल में तक्षणी और खुरचनी आते हैं। ठीक है, मतलब कि वो हड्डी के बनाए जाते थे या लकड़ी के बनाए जाते थे, जिससे मांस को जो है पशु से छुड़ाया जाता था, मतलब कि खाल को छुड़ा करके मांस निकाला जाता था। तो तक्षणी और खुरचनी का। आगे कि देखिए, कहता है सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो पाकिस्तान में सोहन नदी, पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है। तो जो सोहन नदी के से चॉपर चॉपिंग पेबुला संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो देखिए कि जो पाकिस्तान में जो सोहन नदी बहती है उसके घाटियों में जो है ना कि इस प्रकार के उपकरण, चॉपर वाले उपकरण, मतलब ऐसे फलक वाले उपकरण दोनों तरफ ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं।
ठीक है, जिसको कहते हैं चॉपर चॉपिंग संस्कृति, मध्य पाषाण काल को। आगे है कि सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप अतिरम्पक्कम से हैंडेक्स यानी कि वो हस्तकुठार संस्कृति, हैंडेक्स कल्चर यानी कि जो है हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में किया। इनके एक दोस्त भी हुआ करते थे, उनका नाम है जो है हाँ उनका नाम है विलियम किंग। उन्होंने भी अतिरम्पक्कम से एक जो है कुल्हाड़ी खोजी थी। तो आगे चलिए कहता कि देखिए 1835 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे पुराना अनुसंधान किया। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देश में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यह 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। यहाँ से कहाँ से? बेलन घाटी से। कहता कि उपकरणों के अतिरिक्त बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल के अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। देखिए कि बेलन घाटी में जो यूपी में है ना, वहाँ पर जो अस्थि की मतलब हड्डी से निर्मित एक देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ? तो बेलन घाटी में। आगे कहता है कि जो संप्रांतीय कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों के अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। यानी कि जो मध्य पाषाण काल है उसको हम फलक संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में फलक उपकरण अधिक प्राप्त हुए हैं। हाँ, कहता है कि इन उपकरणों जो फलक उपकरण है वो क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए जाते थे। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। पूरा पाषाण काल के लोग जो है पूरा प्राकृतिक तरीके से यानी कि प्रकृति से एकदम संबंध बना करके रखते थे। हम लोग जैसा आज नहीं कि हर कुछ जो है अपने हिसाब से प्रकृति को भी मॉडिफाई कर देते हैं। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे, तो उनका भोजन मांस तथा कंदमूल हुआ करता था। अब देखिए कि जो मतलब पाषाण काल के लोग हैं वो भोजन के लिए मतलब किस पे निर्भर हैं? तो मांस पे हैं और कंदमूल फल पे। यही कारण है कि प्राचीन काल के खास करके पाषाण काल के लोग खाद्य उत्पादक नहीं है, खाद्य संग्राहक है। खाद्य का मतलब भोजन का वो संग्रह करते हैं और संग्रह करके फिर जो है वो भोजन करते हैं। खाद्य उत्पादन नवपाषाण काल में होंगे, यानी कि जो है अपने बलबूते पे भोजन का उत्पादन करेंगे वो नवपाषाण काल में होंगे। आगे है कि इस युग में मानव मुख्यतः शिकारी था। किस युग में? तो पाषाण काल में। इस काल में मानव को पशुओं तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। मतलब इस काल में लोग पशु तो पालते थे, है ना, मतलब पालने का मतलब ये नहीं कि पशु पाल करके रखे हुए उसको सेवा टहल कर, ऐसा कुछ नहीं। पशुओं को लाते थे और ला करके अपने बाड़े में उसको छोड़ देते थे, ताकि जब भी मांस की कमी पड़े तो उसमें से निकालें और उसको मार करके चट कर जाए, तो इसलिए उनको रखते थे। हाँ, कहता है कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी। आर्किडी वर्ल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्यन क्षेत्र में शैल चित्र की खोज निकाला। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हुआ करते थे। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत में मानव अस्थि पंजर यानी कि मानव अस्थि पंजर जो है वो किस काल में मिलता है? तो मध्य पाषाण काल में। कहाँ? तो ये मिलता है भारत में। आगे है कि भारत में मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल से मिलता है। कहता है कि गुजरात के लंगनाच, देखिए ये कुछ जो है जगह का भी नाम याद रखिए। जैसे चॉपर चॉपिंग संस्कृति कहाँ इसको कहते हैं? पेबुला संस्कृति कहाँ? सोहन घाटी में। जैसे कि हैंडक्स संस्कृति यानी कि ये हस्तकुठार संस्कृति कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। दूसरा है कि एक है आपको कि लंगनाच, तो गुजरात में है, लंगनाच गुजरात में है, ठीक है। जैसे बुर्ज होम कहाँ है? तो आपको मिल जाएगा यहाँ मतलब जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम और गुफा करल जम्मू कश्मीर मिल जाएगा आपको। अच्छा, मद्रास में 2 स्थल मिलेंगे आपको। कौन कौन सा? एक स्थल मिल जाएगा बुर्ज होम, एक स्थल मिल जाएगा ये क्या कहते हैं उसका नाम? पल्लवरम, और दूसरा अतिरम्पक्कम। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। कहता गुजरात स्थित लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालिक पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। कहाँ से? लंगनाज से। लंगनाज कहाँ है? गुजरात में है। हाँ, कहता है कि मध्य पाषाणकालीन महादाहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, महादाहा उत्तर प्रदेश में है। से हड्डी एवं सिंह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी एवं सिंह के उपकरण कहाँ से मिले हैं? पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में तो
महादाह से मिले। हाँ, कहता है कि जी.आर. शर्मा ने महादाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र यानी कि बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए। जैसे मतलब कि जहाँ पे पशुओं को काटते थे तो वहाँ पे जो है बहुत अधिक मात्रा में पशुओं की हड्डी और कुछ उपकरण भी मिले हैं। कहता है कि जयनारायण पांडे जो हैं, जो एक इतिहासकार हैं, इतिहास किताबें लिखते हैं, तो जयनारायण पांडे जो है द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महादाह, सराय नाहर और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए गए हैं। तो याद रखिएगा कि महादाह, सराय नाहर और दमदमा से तीनों स्थानों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए गए हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले, तो आगे याद रखिए कि दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर के 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? तो दमदमा से। दमदमा कहाँ है तो आपको पता ही है कि कहाँ है जो। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहता है कि इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान 3 मानव कंकाल के साथ दफनाए हुए हैं। शेष समाधान में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव एक साथ दफनाए गए। कहाँ से? सराय नाहर से। और कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने के साथ कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे है कि यहाँ की कब्रों यानी कि समाधियों यानी कि आवास के क्षेत्र के अंदर स्थित है। यानी कि जो सराय नाहर राय के जो कब्र हैं, है ना, वो घर के अंदर आंगन में बनाए जाते थे। आंगन में लोगों को दफना दिया जाता था, पता नहीं क्यों ऐसा करते थे। हाँ, आगे है कि हाँ, उनके कब्र जो है छिछले और अंडाकार तो थे। बिंद क्षेत्र के लेखनिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिसमें कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश छत बिछत अवस्था में है। ठीक है, आगे के लेखनिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। याद रखिएगा कि पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में हमको देखने को मिलता है। याद रखिए। और याद रखिए कि आग का प्रयोग, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो गया है। आग का मानव द्वारा उपयोग किया जाने लगा है कब? नवपाषाण काल। कहता है कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है ना। तो पशुपालन का प्रारंभ से पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर राजस्थान में है से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव जो हैं वो शिकार करके, मछली पकड़कर तथा खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। याद रखिए कि मछली पकड़ने की कला का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है, वहाँ पर व्यस्त जीवन के चित्र उकेरे गए हैं और ये पाषाणकालिक उपकरण है, सॉरी पाषाणकालिक गुफा चित्र हैं, जो आज भी वैसा के वैसा ही बना है, वैसा को वैसा ही। देखिए 2003 में जो है यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और इसकी खोज जो है विष्णुधर वाकानकर ने 1857-58 में किया था, भीमबेटका की गुफा की। ठीक है, भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा मध्य प्रदेश में। अजंता और एलोरा गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक और मकबरा है, वो है औरंगजेब की बीबी, जो उसकी जो पत्नी है उसका मकबरा है, जो उसको हम डुप्लीकेट ताजमहल भी कहते हैं। अगर तक कि हाँ, क्योंकि भीमबेटका हाँ कहता है अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुआ है। इसमें 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इसमें यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। खाद्यान्न का उत्पादन जो है, यानी कि मानव जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक कब बना? तो नवपाषाण काल में। चाक चक्के का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, यहाँ से लगभग 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के काल में कृषि होती थी। तो लहुरा देव जो है प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य के प्रमाण लहुरा देव से मिले हैं, जो
कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि नवीन खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ पहले था, यहाँ 7,000 ईस्वी पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल यानी कि चावल के साक्ष्य जो है वो कोल्ढिवा से प्राप्त हुआ है, जो प्रयागराज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कहता है कि यहाँ से 650 से मतलब 6500 ईस्वी पूर्व के चावल के भूसे के साक्ष्य मिले यहाँ से, इसलिए माना जाता, पहले माना जाता था कि कहाँ से, कोल्डिवा से ही भारत में मिला। कहता है कि चीन के यांगजी नदी के घाटी में लगभग 7,000 ईस्वी पूर्व में चावल उगाया जाता था। उसी प्रकार मैक्सिको में मक्का उगाया जाता था लगभग 65 ईस्वी पूर्व में, सॉरी 6,000 ईस्वी पूर्व में। आगे है कि मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति के से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम यानी जम्मू कश्मीर से मिला है हमको। कहते हैं कि गर्तावास के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए, बुर्जहोम से ही। इस पुरास्थल की खोज लगभग 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने किया था। गुफा करल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालिक स्थल, याद रखिएगा कि गुफा करल जो है वो नवपाषाण कालिक स्थल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो गुफा करल का अर्थ क्या है, होता है कुलाल अर्थात कुम्हार का गुहा, ठीक है, गुफा करल का मतलब होता है। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरंद जो बिहार में, याद रखिए चिरंद जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा कि चिरंद कहाँ है ना, सॉरी चिरंद जो है वो बिहार में है, चिरंद कहाँ है तो बिहार में है, चिरंद बिहार, हाँ सारण जिले में है। यहाँ से मानव नवपाषाण कालिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सिंग से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक के, कहता है आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आग का प्रयोग हो गया था, सॉरी आग का आविष्कार हो गया था कहाँ, पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में उपयोग हुआ नवपाषाण काल में। धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, सबको जानते हैं, है ना, धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ है। और इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा है। इसी कारण से ताम्रपाषाणी संस्कृति कहा जाता है इसको। ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति का अर्थ होता है पत्थर और तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम में मध्य प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती है। ये सब कहाँ के हैं भाई, सॉरी ये सब जो संस्कृति है वो पाषाण कालिक, ताम्रपाषाण कालिक। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये आहर, बालाथल, बागौर, ओजियाना और गिलुंद, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए बनास संस्कृति कहाँ है तो राजस्थान में। आहर का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चारदीवारी से घेरा गया है। आहर के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंट भी लगी हुई है। अगर गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं, ठीक है, गिलुंद से तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहर संस्कृति अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियों में से भिन्न है, क्योंकि क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्र में लाल काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई है। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। कहते पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन, नवदा टोली प्रमुख स्थल है, ठीक है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। नवदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं भूसे के बने चौकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो मध्य प्रदेश में है, हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण दिखाई देते हैं। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में है। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। किस पर? कायथा संस्कृति पर। इस संस्कृति के लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मालवा गुजरात, मध्य प्रदेश में कायथा एवं एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव में बस्तियां किलाबंद हैं।
पश्चिम महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दायमाबाद। याद रखिएगा, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद कहाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। पुणे जिले में स्थित चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरवे स्थलों से प्रवर नदी के तट पर स्थित दायमाबाद सबसे बड़ा है। प्रवर नदी महाराष्ट्र में है, तो उसमें दायमाबाद सबसे बड़ा जोरवे संस्कृति का स्थल है। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से, नेवासा से पटसन से के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे ये तो कहता है कि महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में याद रखिएगा, मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण दफनाते थे मृतकों को। आरंभिक ताम्रपाषाणिक अवस्था इनामगांव स्थल पर चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान हैं। गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। आगे की 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसके चारों ओर आयताकार, चारों कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार है। ठीक है। अब आगे ये तो कहता है कि देखिए कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, बकरी, भेड़, भैंस पालते थे। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरे की भी खेती की जाती थी। ठीक है। तो अब है कि ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छे तरीके से जानते थे। वे कार्नोलिन पत्थर, अस्टेटाइट, क्वार्ट्जाइट, क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मन के एवं गुटिकाएं बनाते थे। वे लोग कताई एवं बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, इनाम गांव से। आगे चलिए कि पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदोली, नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उसे दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों के कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन रखे गए हैं। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे, किंतु दक्षिण भारत में पश्चिम से पूर्व दिशा में दफनाते। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण दफनाते थे और उससे दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाते थे मृतकों। तो ये जो है आज इसमें इतना ही रहेगा। एक प्रश्न, एक थोड़ा सा पॉइंट और है, वो क्लियर कर दूं। कहता है कि भारत में सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में दाराखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो उसको हम आगे करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आ जाइए कि इसका प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे